हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इसमें हम जीके जीएस के बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। ऑप्शन आपके सामने, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। फटाफट आंसर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका। स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन कौन करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। मुख्यमंत्री करते हैं, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या गृह मंत्री करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। फटाफट आंसर दो कमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन करते, प्रधानमंत्री। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसका बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते, प्रधानमंत्री। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, सदनम पीवी पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो सदम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने, लावणी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। फटाफट आंसर दो इसका। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। कौन, सदनम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये बताओ आप। फटाफट आंसर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका। आंसर आ रहे, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी और डी भी आंसर आ रहे, चारों आंसर आ रहे। तो कौन सा आंसर राइट होगा इसका। तो जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कथकली के लिए सदनम पीवी पीवी को अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आप बताओ, ये लावणी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली ये कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं नृत्य। तो ये बताओ आप। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा इनका। लावणी नृत्य कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र में किया जाता है। और एक वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख इनको प्रदर्शित क्या करते हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का है, यह तमिलनाडु का। बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और बताओ, कुचिपुड़ी कहाँ का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। एक एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आने वाला है। नृत्य शैलियों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो कथकली कहाँ का है। कथकली है आपके केरल का। कहाँ का है, केरल का। केरल का ये। और सदनम पीवी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य शैली के लिए दिया गया है। कथकली के लिए। किसके लिए, कथकली के लिए। इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और लावणी कहाँ का है, लावणी है महाराष्ट्र का।
और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, और हमारा कथकली है कहाँ का? केरल का। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने, मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय या मलाशय। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, यह बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो इसका ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से कहाँ से? मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 50 रुपए के बैंक नोट का आधा रंग है। तो कौन सा रंग है? महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट, बैंक नोट का आधा रंग क्या है, ये बताना आपको। ऑप्शन है स्टोन ग्रे, चॉकलेट भूरा, फ्लोरोसेंट नीला या लेवेंडर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा? तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी एक बार सेशन को लाइक करो, और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। एक बार फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को, और इस क्वेश्चन का आंसर दो। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है फ्लोरोसेंट नीला। कौन सा कलर है? फ्लोरोसेंट नीला। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधा रंग कौन सा है? फ्लोरोसेंट नीला। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 2006 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी में, और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। लास्ट डेट आपके एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट कितनी है? 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से पहले आप एग्जाम फॉर्म भरवा लेना। 31 दिसंबर है लास्ट डेट, इससे पहले एग्जाम फॉर्म भरवा लेना आप। डेट शायद नहीं बढ़ेगी अब की बार, डेट आगे नहीं बढ़ेगी। तो 31 दिसंबर से पहले एग्जाम फॉर्म भरवा लेना आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कौन से महीने के दौरान होती है? तो तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कौन से महीने के दौरान होती है? ऑप्शन आपके सामने, अप्रैल और मई में, अगस्त और सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर में, मई और जून में। तो किन किन महीनों में तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होती है? तो ये आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आता है।
और सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अक्टूबर और नवंबर में ना तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर महीने में तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, केरल की। केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आप ये भी बता दो सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है? तो अधिक सर्वाधिक पूछ सकता है तो सबसे कम भी पूछ सकता है ना। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में, ये बताओ आप। क्या आंसर हो जाएगा? सबसे कम कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ में? राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। और महिला की पूछ सकता है तो पुरुषों की भी पूछ सकता है ना। तो पुरुषों की सबसे कम, सबसे अधिक देख लेते हैं पहले। पुरुषों की सबसे अधिक कहाँ पर है? फटाफट आंसर बताओ, आंसर करो, देखते कमेंट में आंसर दो सभी। कहाँ पर है पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक? कहाँ पर है? लक्षद्वीप। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, लक्षद्वीप पर। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कहाँ पर है? बिहार में। और सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में? केरल में। और सबसे कम है राजस्थान में। और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है? लक्षद्वीप पर। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था इसका। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में थी? वो थी केरल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मामला जो आपराधिक कानून का मामला नहीं है? ऑप्शन है तलाक का मामला, हत्या, चोरी या दहेज के लिए प्रताड़ना। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। तलाक का मामला ये आपराधिक कानून का मामला नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर है ये आंसर। तो हत्या करना तो एक कानूनी अपराध है, चोरी करना भी एक कानूनी अपराध है, और दहेज मांगना भी कानूनी अपराध है। तो ये तीनों नहीं हो सकते। बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तलाक का मामला कानूनी अपराध नहीं है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने समानता के रूप में,
एकीकृत के रूप में, लुटकना के रूप में या आगे? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो। और जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? लुटगणना के रूप में। किसके रूप में? लुटगणना के। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में कौन सी योजना थी? योजना तो वो था रोलिंग प्लान। कौन था? रोलिंग प्लान था इनके बीच में। सन बताओ इनकी। रोलिंग प्लान, इसकी सन थी आपके 1978 से 1980। कितनी थी? 1978 से 1980 थी। और आप बताओ फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना की सन क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की थी 1974 से 78। 1978। और छठवीं की सन क्या थी? छठवीं की सन थी 1980 से 1985। कितनी थी? 1980 से 1985। 1980 से 1985 थी इसकी। तो ये बीच में थी रोलिंग प्लान, जिसको किस रूप में जाना जाता है? लुटगणना के रूप में। किसके? लुटगणना के रूप में। तो पहले पांचवी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी लुटगणना के रूप में जाना जाता है, जिसे वो कौन? रोलिंग प्लान। और तो ये बीच में आ जाएगी। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? लुटगणना के रूप में जाना जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह के किस माह में मनाई जाती है? तो महाशिवरात्रि हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन है कार्तिक महीने में, चैत्र महीने में, फाल्गुन महीने में या फिर वैशाख महीने में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो आपसे शंकर भगवान शिव रूठ जाएंगे। तो याद रखना, तुक्के नहीं मारना इस बार। बिल्कुल राइट आंसर देना है। महाशिवरात्रि किस महीने में मनाते हो आप? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है ना। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो ये महाशिवरात्रि भगवान शिव का पर्व है। किसका है? भगवान शिव का पर्व है ये। कब, किस महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष पक्ष चतुर्दशी को। कब? चतुर्दशी को मनाया जाता है ये महाशिवरात्रि। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती का विवाह हुआ था। और इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब याद रखना सभी को, महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है? फाल्गुन महीने में। और कृष्ण
फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। और महाशिवरात्रि किसका पर्व है? भगवान शिव का पर्व है, और इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, और इसी कारण इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन में प्रत्येक खेल कितने अंक होते हैं? तो प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने 20, 15, 11, 21। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बैडमिंटन खेला होगा कभी, तो उसमें आपको कितने अंकों का ये गेम होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। कितने अंकों का होता है? 21 अंकों का। तो डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल 21 अंकों का होता है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय थे? तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन आपके सामने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रहमतुल्लाह एम सयानी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर दो इसका। आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, और डी भी आंसर आ रहा है। अभी सभी पलटी मारेंगे आप। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये भारतीय पहले है जिन्होंने ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हुए थे। तो कौन थे वे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने कहा था सभी पलटी मारेंगे, और सभी ने पलटी मार लिए सी पर, और सभी सी पर आ गए अब। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सी आंसर। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, संविधान से क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 19। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा अनुच्छेद है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 है ये, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है ये। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन आपके सामने, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो अभी मैंने अगले क्वेश्चन में ये देखे थे, तो ये आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जिसका भी गलत हुआ तो आप समझ लेना उसकी भैंस पानी में जा रही है, अभी डूबने वाली है पानी में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बिल्कुल राइट आंसर देना, तुक्के नहीं मारना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहली बार ही अभी देख रहा है जस्ट ही। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है, कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और मणिपुरी है, मणिपुर का ये। और भरतनाट्यम कहाँ का है? और मोहिनीअट्टम अट्टम कहाँ का है? भरतनाट्यम हमने पहले बताया था ना पिछले क्वेश्चन में। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है ये। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। केरल का है मोहिनीअट्टम। तो आप बताओ मोहिनीअट्टम ये एकल नृत्य है या युगल नृत्य है? ये बताओ आप, फटाफट कमेंट करो। मोहिनीअट्टम नृत्य एकल नृत्य है या युगल नृत्य, सामूहिक नृत्य है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट कमेंट किया है। एकल नृत्य कौन सा है? एकल नृत्य है मोहिनीअट्टम। एकल नृत्य है मोहिनीअट्टम। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ये। और मणिपुरी मणिपुर का ये। और भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। और मोहिनीअट्टम है केरल का, जो एक एकल नृत्य है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है? कुचिपुड़ी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अर्थ अर्थ अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है? तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है? ऑप्शन है सांकेतिक ढांचा, वास्तविक ढांचा, वास्तविक जीडीपी, अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। तो क्या आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया? डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर। अर्थव्यवस्था का ढांचा ही तैयार होता है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, प्रत्येक क्षेत्र जीडीपी के द्वारा अर्थव्यवस्था का ढांचा ही तैयार होता है। तो इसका आंसर डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ऑप्शन है लाल शाह बुखारी, पूर्मा बनर्जी, ध्यानचंद या जफर इंकलाब। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो एक बार सभी। हाँ, तुक्के नहीं मारना, आंसर देना है। यहाँ पर तो तुक्के मार लोगे, पर एग्जाम में कहाँ कैसे तुक्के मारोगे? वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक नंबर काटा जाएगा आपका। 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काटा जाएगा। जिसमें से आपके नंबर आ रहे हैं उसमें से 1 नंबर काटा जाएगा। 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काटा जाएगा आपका। तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो इसका। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम बताना था आपको। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पूर्मा बनर्जी। तो पूर्मा बनर्जी ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक थे। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इनमें से किसे सितंबर 2022 में, कब? सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने अरुण सिंह, राधा मोहन दास, बिप्लब कुमार देब और मरियम
रेंगमा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के लिए किस सदस्य को निर्वाचित किया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बिप्लब कुमार देव को। किसको? बिप्लब कुमार देव को। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? ऑप्शन आपके सामने सीताराम येचुरी, बिनोय विश्वम, इंद्रजीत गुप्ता या डी राजा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? वो है हमारे डी राजा। कौन है? डी राजा। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी का डी राजा। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ की कुल संख्या कितनी है? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 3, 5, 10 या 8। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। कहाँ पर देना है? इस 19वें क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में देना है सभी को। अभी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में देना है सभी को। क्वेश्चन नंबर लगा कर देना है आपको। 19वें का ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी? तो ये आंसर आपको देना है कमेंट में। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? ये कमेंट में देना है आपको। ऑप्शन है इनके 3, 5, 10, 8। तो ये आप सभी को कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है घुमंतु पशुचारक में चरवाहा अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने आश्रय और चारे के लिए, आश्रय और पैसों के लिए, पैसे और पानी के लिए या चारा और पानी के लिए। तो घुमंतु पशुचारक है ना, ये चरवाहा अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके लिए भ्रमण करते? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आश्रय और चारे के लिए करते हैं क्या, या फिर आश्रय और पैसों के लिए, या पैसे और पानी के लिए, या चारा और पानी के लिए? तो पशुओं को ज़्यादा किनकी आवश्यकता होती है? चारे और पानी की ना। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं को ज़्यादातर, जानवरों को किसकी आवश्यकता होती है ज़्यादातर? आश्रय और चारे की। आश्रय हम तो रह लेंगे, चारा खा लेंगे, और पिएंगे क्या? तो जहाँ चरेंगे और पिएंगे वहाँ पर रह तो सकते हैं ना। तो मान लो पैसे और पानी नहीं, पानी और पैसे हो, और फिर खाएंगे क्या? तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चारे और पानी के लिए चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे, और मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।